देखिए, अगर दुनिया में कहीं 2 भारत के महापुरुषों का नाम लेना हो, तो जी। एक गौतम बुद्ध हैं और दूसरे महात्मा गांधी हैं और इसी के हम्म। साथ डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू के भी अम्बेडकर। नाम चलते हैं। तो नाम लेने के लिए तो आपको इनाम लेना पड़ेगा। हम्म। हार चढ़ाने के लिए फूल मालाएँ इनके ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। पर जहाँ तक इनके मूल्यों का सवाल है, इससे पूरे विरोधाभासी मूल्य हैं कि धर्म के नाम की राजनीति कहीं भी आए, वो इस्लाम के नाम पर आए, बुद्ध धर्म के नाम पर आए, क्रिश्चियन धर्म के नाम पर आए, वो लोगों को संकीर्ण डब्बों में बाँट देती है, जिससे प्रगति का रास्ता नहीं चलता है। किताबों में से जो गांधी हत्या से जुड़े हुए चीज़ें हैं, उनको हटाया जा रहा है। तो एक तरफ से इस प्रकार के इतिहास को पढ़ा के हमारी भावी पीढ़ियों को एक ऐसी समझ दी जा रही है, जो संकीर्ण है और ये संकीर्णता देश में कभी प्रगति नहीं होने देगी। मैंने कि क्रिश्चियन वायलेंस, दलित विरोधी हिंसा, स्त्री विरोधी हिंसा, ये बढ़ती जा रही है और कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस की कस्टडी में अपराध किए जा रहे हैं और उसका भी एक मूल्यांकन होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। 2014 फिर 2019 नरेंद्र मोदी साहब दो टर्म का मैंडेट मिला, 10 साल पूरा होने जा रहा है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इस एपिसोड में 10 साल की समीक्षा होगी प्रोफेसर राम पुनियानी साहब के साथ। किस दिशा में हम गए, क्या खोया क्या पाया, क्या विश्व गुरु बनने की दिशा में है, क्या महाशक्ति बनने की दिशा में है, या सबसे पिछली कतार के में शामिल हो चुके हैं। तमाम मसले हैं जिसपे इस एपिसोड में पूरी चर्चा करने वाला हूं। पूरा देखिए, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। इतनी विशद व्यापक चर्चा गोदी मीडिया में नहीं मिलेगी। हर पहलुओं पे चर्चा करने की कोशिश होगी। क्या हम अमेरिका और यूरोप के कंट्री के कतार में खड़े हैं या पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान की कतार में खड़े हैं? यही मोटा मोटी बेस लाइन होगा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर हो, एट्रोसिटीज को लेकर हो, वायलेंस को लेकर हो, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर हो, सेफ्टी को लेकर, तमाम ऐसे मसले हैं जिसपे इस एपिसोड पे चर्चा करने वाला हूँ प्रोफेसर पुनियानी के साथ। पूरा वीडियो सुनते रहिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। धन्यवाद रतनलाल। नमस्कार सर, नमस्कार जी। अब फ्लोर इज योर्स नाउ। देखिए, आपने जो बहुत बड़ा सवाल सामने रखा है, जी मोदी सरकार के 9 साल हो गए हैं जी और जब से वो सत्ता पे आए हैं, सत्ता पे आने के तो पहले देखिए, ये जो वादे थे, पहला वादा अच्छे दिन का, जी बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी, जी बहुत हुआ स्त्रियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और इस प्रकार के फिर 15 लाख का तो सब जानते हैं, वो नारे आए थे और उस नारों के बाद अगर आप देखें, तो जो परिस्थिति है, उससे पूरी उल्टी हुई है। अभी तो लोग कहते हैं ये हमारे बुरे दिन हमको लौटा दो। तो इसमें जो सिलसिलेवार तौर से पिछले 50 साल की उपलब्धियां थी, अब उनको उपलब्धियां ही कहा जाएगा। अभी पिछले 8-9 साल में जो हुआ है, उसको देख के तो लगता है कि पहले 50-60 साल में हुआ वो एक उपलब्धि थी। भले ही 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज आई, पर जो सांप्रदायिकता का बढ़ाव था, वो 1991 के बाद भी वो एक अलग उसकी कहानी है। तो मुख्य रूप से जो मैं कहना चाहता हूँ कि सांप्रदायिकता की जो यात्रा है, सांप्रदायिकता की यात्रा में सबसे पहले तो आप देखिए कि मोदी सत्ता पे आए, तो हमारा जो कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम में प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के बीच के पहले मंत्री हैं, वो अकेले नहीं है। कैबिनेट सिस्टम तो यही होता है। अभी क्या हो गया है कि एक ही मंत्री है, उसके कहने पर विदेश नीति चलती है, होम डिपार्टमेंट चलता है और वित्त विभाग चलता है। सभी कुछ एक ही मंत्री के, प्रधानमंत्री के हाथ में आ गया। तो सत्ता का केंद्रीयकरण, ये अथॉरिटेरियनिज्म के रूप में आप देखेंगे। दूसरा, आपने जैसे देखा कि अभी इन्होंने हमारी जो औद्योगिक नीतियां हैं, उसमें दूसरी तरफ से जो कॉरपोरेट वर्ल्ड का डोमिनेंस है, वो तो चल रहा है।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट चल रही है, अदानी चल रहा है, अंबानी भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अंबानी गायब हो गए, अडानी तो एकदम भयंकर रूप से ऊपर उठे। तो 2002 के बाद जब मोदी 2002 के बाद उन्होंने सबसे पहली जो बात की, खुद का इमेज बनाने की बात की, और इसके लिए उन्होंने एप्को नाम की एक एजेंसी को किराए पे लिया इमेज बनाने के लिए। तो एप्को की एजेंसी के चलते उन्होंने कहा, विकास का एक नारा दिया, गुजरात मॉडल का नारा दिया, और उद्योगपतियों को एकदम ब्लैंक शीट दे दिया। आप गुजरात में आइए, आपको जो फैसिलिटीज चाहिए सब दी जाएंगी। तो इसलिए उद्योगपतियों ने भी, रतन टाटा ने कहा, अगर आप गुजरात में व्यापार नहीं कर रहे तो आप समझदार नहीं है। मतलब गुजरात में पूरा, गुजरात के चाबियां, आर्थिक चाबियां पूरी हमारे उद्योगपतियों के हाथ में चली गई। इसीलिए उन्होंने कहा अगली बार नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनेंगे। ये वहीं से नारा आया था, ये जनता के बीच में से नहीं आया था। फिर जिस प्रकार की मीटिंग्स चली गई उसमें उन्होंने पैटर्न चालू किया, जो लोग एप्को एजेंसी के माध्यम से उनका एक इमेज खड़ा किया गया, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो नीतियां अपनाई उसके कारण उसका एक प्रतिबिंब तो मिलता है कि दुनिया की जो निष्पक्ष एजेंसीज हैं वो यहाँ की सब चीज़ों का मूल्यांकन करती रहती हैं कि हमारे स्वतंत्रता के मानदंड क्या हैं, मीडिया की निष्पक्षता कितनी है, अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं, और हमारी शिक्षा का क्या हाल है, हमारे भोजन का क्या हाल है। ये सब में अगर आप देखें तो मोटे तौर से हमारी प्रतिस्पर्धा, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा, हमारी प्रतिस्पर्धा अमेरिका और ब्रिटेन से नहीं चल रही, हमारी प्रतिस्पर्धा चल रही है म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान। उनसे हम करीबी में जा रहे हैं। यानी वो कहते हैं ना, पड़ोसी से प्यार करो तो पड़ोसी के साथ सरीखा बनो, ऐसी एक प्रक्रिया चालू हो गई। दक्षिण एशिया में देखा जाए तो भारत का एक अच्छी बात थी कि एक तरफ अम्बेडकर का संविधान और दूसरी तरफ नेहरू की आधुनिक नीतियों के कारण उद्योग धंधों का विकास हुआ, इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, एजुकेशन का विकास हुआ, नहरों का विकास हुआ, हमारी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का विकास हुआ, जिसके आधार पे भारत ने इतना कुछ प्राप्त करने की कोशिश की। अब इसमें एक एक बिंदु को आप अलग देखें तो हर एक बिंदु पे हम बात कर सकते हैं, और हर एक बिंदु में जो गिराव है वो आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए, जहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्र का एक केंद्रीय मान बिंदु है। और लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, या तो जैसे अभी ये कश्मीर के एक्स राज्यपाल, इन्होंने जो बात कही उसके बारे में पूरी चुप्पी है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उसके बारे में पूरी चुप्पी है, और जो मीडिया को पूरा पूरा कब्जा, ये जैसे आपने गोदी मीडिया शब्द इस्तेमाल किया, अभी एक ही बात अच्छी हुई है कि लोग समझ गए गोदी मीडिया क्या होता है। वैसे मीडिया का काम तो होता है सरकार की आलोचना करना, और विपक्ष जहाँ सरकार की आलोचना कर रहा है विपक्ष का साथ देना, ताकि सरकार की नीतियां बेहतर बने। अभी मीडिया कहाँ चला गया है, सरकार की तारीफ करना, और जो उनका विरोध कर रहा है उनको बाईपास करना, या उनको इग्नोर करना, या उनको ये करना। दूसरा देखिए, हमारे इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स जो देश के बेहतरीन इंटेलेक्चुअल्स में आएंगे, उनको भीमा कोरेगांव के नाम पर जेल में डाला गया, और ऐसे कितने सारे हमारे नवयुवक हैं जो दिल्ली दंगों के पहले, जिसमें ये क्या नाम है इनका, आप जानते होंगे, जेएनयू के जो स्टूडेंट थे, ऐसे कई सारे, उमर खालिद और उनके दोस्त। फिर आपको याद है हमारी यूनिवर्सिटीज का क्या हाल हुआ। मैं जीवन में एक रिग्रेट रखता हूँ कि मुझे जेएनयू में पढ़ने को नहीं मिला, और आज उस जेएनयू का जो कल्चर है उसको कैसे बदला जा रहा है। ये एक ही जगह नहीं हो रहा, सभी यूनिवर्सिटीज में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, लोग कहते हैं कि आप विरोध की बातें यूनिवर्सिटी में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। अभी यूनिवर्सिटीज को ऐसे ढर्रे पे डाला जा रहा है जहाँ एक तरफ तो आपके रोहित वेमुला होते हैं, दूसरी तरफ जो बम्बई आईआईटी में हुआ वो होता है, कास्ट के नाम पर इस प्रकार की चीज़ें होती है। स्वतंत्रता के नाम पर हमने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में देखा, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का हाल है। और यूनिवर्सिटीज़ में जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उस अपॉइंटमेंट में भी देखें तो जो हमारा इंटेलेक्चुअल यानी अकादमिक काम के आधार पे नौकरियां मिलना चाहिए, वो भी एक ही आधार पे जा रही हैं कि कौन किसका बैकग्राउंड हिंदू राष्ट्रवादी है। जिसका बैकग्राउंड हिंदू राष्ट्रवादी है
उसको आसानी से ये नौकरियां मिल रही हैं। तो एक ये हमारा शिक्षा व्यवस्था, दूसरा हमारी मीडिया, तीसरा हमारी इंडस्ट्री, और चौथा इसमें आप देखिए कि जो कुछ किया गया, नोटबंदी के नाम पे किया गया। 600 लोग कतार में लगकर उनकी मृत्यु हुई, और आखिर में मिला क्या कि जो ब्लैक मनी लाना था वो पहले से ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। कोरोना के दौरान देखिए, अचानक सडनली लॉकडाउन लगा दिया गया, और उसमें से लाखों मजदूर जो शहरों में बेचारे रहते थे, अपने गाँव की तरफ चल के गए, और उसमें कितनी-कितनी दर्दनाक कहानियाँ हैं, जो कई फ़िल्मों में, कई कविताओं में, और अ, फ़िल्मों और दूसरी कहानियों में आपको मिलेगी। तो कोविड एक तरफ है, और इनका जो उपयोग किया गया, वो अपनी तरफ से एक इस प्रकार से देश के लिए शर्मनाक था कि अभी नारा आपको याद होगा, गंगा नदी के किनारे किस प्रकार से लाशें लावारिस पड़ी रही, उनको देखने वाला कोई नहीं था। और जब ये पूरे जत्थे अपने गाँव की तरफ जा रहे थे, उन्हें कितनी असुविधाओं से जाना पड़ा, ये भी आप जानते हैं। नोटबंदी की दुविधा भी आप जानते हैं, और दूसरी तरफ से प्रोपेगेंडा है कि ये सब तो देश की भलाई के लिए किया गया। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा मैं रतनलाल एक समझता हूँ कि देश के लोकतंत्र का मानदंड ये है कि वहाँ अल्पसंख्यक कितनी सुरक्षा से रहते हैं, और इस मानदंड में अगर आप देखें तो जहाँ तक मुस्लिम समाज है, उसका एक बड़ा तबका डर के माहौल में जीता है, शहरों में गेट्टो बन गए हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक तरफ तो कुछ उनके एलीट को जो सत्ताधीश हैं चर्च के अंदर, उनको जीतने की कोशिश की जा रही है। पर जहाँ तक आप देखें, एंटी क्रिश्चियन वायलेंस की घटनाएं वो पहले से लगातार बढ़ती जा रही है। एंटी क्रिश्चियन वायलेंस, दलित विरोधी हिंसा, स्त्री विरोधी हिंसा, ये बढ़ती जा रही है। और कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस की कस्टडी में अपराध किए जा रहे हैं, और उसका भी एक मूल्यांकन होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो लुब्बल ये है कि एक तरफ से तो लोगों, जो हमारा अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आपने नोट की होगी कि देश के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, और जो बाकी 40-50% हैं, उनके पास हार्डली 10% संपत्ति है। तो एक तरफ तो गरीबी और अमीरी का भेद बढ़ते जा रहा है। जो हमारे न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हैं, गरीबी के स्टैंडर्ड्स हैं, वो पहले से खराब होते जा रहे हैं। और जहाँ तक अल्पसंख्यकों की असुरक्षता एक तरफ है, और तीसरी तरफ देखिए, नेहरू ने शुरू में जो एक बात रखी, और जो हमारे संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने रखी थी, वो थी साइंटिफिक टेम्पर की, वैज्ञानिक सोच की। और वैज्ञानिक सोच में हमने शुरुआत की तो इतने अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज और बाकी से की, और हम पहुँचे कहाँ? जहाँ हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्राचीन काल में कोई प्लास्टिक सर्जन था जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सिर लगाया। हम यहाँ पहुँच गए कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में से जो भाग डार्विन का है, डार्विन का जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, उसको हटाया जा रहा है। किताबों में से ऐसी चीज़ों को, जैसे अभी देख रहा था मैं, किताबों में से जो गांधी हत्या से जुड़े हुए चीज़ें हैं, उनको हटाया जा रहा है। तो एक तरफ से इस प्रकार के इतिहास को पढ़ा के हमारी भावी पीढ़ियों को एक ऐसी समझ दी जा रही है जो संकीर्ण है, और ये संकीर्णता देश में कभी प्रगति नहीं होने देगी। मैंने एक मोटे तौर पे देखा कि आपने देखा होगा, श्रीलंका में 8 महीने पहले एक उठाव हुआ था। किस कारण से हुआ था? जिसको कहते हैं फूड राइट, यानी खाने को नहीं है, सरकार की नीतियों के कारण। श्रीलंका का मैंने अध्ययन किया तो पता चला, श्रीलंका में सिंहला बुद्धिज्म के नाम पे सांप्रदायिकता चलती है, जिसने हिंदू तमिलों का कत्लेआम किया, बाद में मुसलमानों का कत्लेआम किया, क्रिश्चियंस पे अत्याचार किए। पाकिस्तान में क्या चलता है? इस्लाम के नाम पे राष्ट्रवाद चलता है। वहाँ भी वही हाल है। वहाँ आटा 130 रुपए किलो था 1 महीना पहले, अभी पता नहीं क्या हाल है। 30 रुपए की एक रोटी बिक रही है रतनलाल, ख्याल कीजिएगा। और हमारे यहाँ जो दावा किया गया था कि डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाएगा, डॉलर ऊपर उछलता जा रहा है। कहा जा रहा था पेट्रोल 40 रुपए लीटर आएगा, 100 को क्रॉस करके गया। तो मुख्य रूप से मेरी समझ यही है कि धर्म के नाम की राजनीति कहीं भी आए,
वो इस्लाम के नाम पर आए, बुद्ध धर्म के नाम पर आए, क्रिश्चियन धर्म के नाम पर आए, वो लोगों को संकीर्ण डब्बों में बांट देती है, जिससे प्रगति का रास्ता नहीं चलता। और जैसे 1950 और 60 का माहौल तो मैंने खुद भी देखा है, जहाँ विवाद होता था, भाई अरे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जा रहा, सरकार जिम्मेदार है। उसके बदले आज क्या हो रहा है, पहले कॉफी हाउस था, पता नहीं आप कॉफी हाउस में बैठ के, हम तो लोग 25-30 पैसे की चाय कॉफी पीते थे, अभी कैफे कॉफी डे में आप 70-80 रुपए की चाय कॉफी पीते हैं, 100 रुपए की कॉफी पीते हैं। और चर्चा क्या होती है, चर्चा उथले मुद्दों पे होती है। तो हमारा जो पूरा एक कल्चर है, वो कल्चर को गुमराह किया जा रहा है, और इससे देश की जो प्रगति है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखती। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी सामाजिक आंदोलन तभी विकसित हो सकते हैं जब देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को गहराई पे डाला जाए। इनका आपसी संबंध है, सामाजिक आंदोलनों का बढ़ना और लोकतंत्र का बढ़ना, ये साथ साथ चलते हैं। एक तरफ सामाजिक आंदोलन दब रहे हैं, लोकतंत्र को पीछे ढकेला जा रहा है। और जो भावनात्मक मुद्दे हैं, सबसे खराब बात, भावनात्मक मुद्दे, मंदिर, फिर गाय, फिर लव जिहाद, फिर घर वापसी, भावनाओं को भड़का के राज्य के बीच में, राज्य और राज्यों के बीच में झगड़े लगा के, डिवाइड एंड रूल करके जो सत्ता चल रही है पिछले 9 साल से, ये हमारे देश को ये पूरे उल्टे रास्ते से ले जा रही है। जिसका सपना, एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ अंबेडकर, एक तरफ गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, इन्होंने जो सपना देखा था, उसकी उल्टी दिशा में गाड़ी जाते हुए दिख रही है। हम दोनों शिक्षा के पेशे से जुड़े हुए हैं जी। और आरएसएस भी कहता है, विश्व गुरु का दावा करता है, मोदी साहब भी कहते हैं कि विश्व गुरु बनना है, लेकिन 9 साल में जो शिक्षा का जो हाल है उसको कैसे असेस करेंगे? देखिए, शिक्षा तभी विकसित होती है जब विचारों की स्वतंत्रता, जी। और आप अगर देखें जेएनयू से लेके तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक, कोशिश ये है कि विचारों की स्वतंत्रता को दबाने का और हमारे प्राचीन ग्रंथों का गौरवान्वय करने का, न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन को हटा के जो यहाँ की श्रद्धा वाली चीज़ों को सामने लाने का। और आप इसका परिणाम हमारी शिक्षा व्यवस्था पे देख रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टैंडर्ड है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हमारी संख्या बढ़ती जानी चाहिए थी, पर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो खुद को बचा के रखे हुए हैं, और बाकी इंस्टीट्यूट्स में जिस प्रकार से पिछले 8-9 साल से रिक्रूटमेंट किए गए हैं, वो काफ़ी चिंताजनक है। और जैसे अभी हमारे बम्बई आईआईटी में दर्शन सोलंकी का केस हुआ, या जी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला का केस हुआ, जो जेएनयू में कन्हैया कुमार और उनके साथियों को जिस प्रकार से करने की कोशिश की गई, उससे तो एक ही बात स्पष्ट होती है कि हमारी शिक्षा का जो बाकी हालचाल है वो सही नहीं है। तीसरा, आप देखिए, शिक्षा, मैंने पूरा जो पढ़ाई की, ज़्यादातर कुछ उसमें खर्चा नहीं आया, माँ बाप पे कुछ ऐसा बोझ नहीं आया। अभी आप केजी 1 से लेकर जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और शिक्षा को जिस प्रकार से भयंकर रूप दिया जा रहा है, बच्चों की क्या मनोदशा होगी वो भी सोचने वाली है। और नौजवान लोग आजकल शिक्षा में ये भी सोचते होंगे कि नौकरी तो वैसे ही नहीं मिलनी है, तो ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है, कुछ और करो। तो ये शिक्षा का हाल में बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं। एक तो इनका जो पैटर्न है, किन लोगों को रिक्रूट करना, वो कोई अकादमिक मेरिट के आधार पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, वो वैचारिक, उनकी वैचारिकी किससे जुड़ी हुई है उसके आधार पे हो रहा है। तो शिक्षा का स्तर तो नीचे गिरेगा ही। मोदी साहब जब विदेश जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं और बुद्ध पे बड़े-बड़े भाषण देते हैं। यदा-कदा अम्बेडकर साहब की भी बात कर लेते हैं। लेकिन उनकी जो नीतियां हैं, क्या बुद्ध और अम्बेडकर की नीतियों के आसपास हैं कहीं, या विरोधाभासी हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी है? देखिए, अगर दुनिया में कहीं 2 भारत के महापुरुषों का नाम लेना हो, तो जी। एक गौतम बुद्ध हैं और दूसरे महात्मा गांधी हैं, और इसी के हम्म। साथ डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू, इनके भी अम्बेडकर। नाम चलते हैं। तो नाम लेने के लिए तो आपको ये नाम लेना पड़ेगा। हम्म। हार चढ़ाने के लिए फूल मालाएं इनके ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। पर जहाँ तक इनके मूल्यों का सवाल है, ये सिर्फ पूरे विरोधाभासी मूल्य हैं। और उसमें मैं आपको एक केंद्र की बात बताता हूँ, उससे आप और देख लीजिए कि एक तरफ बाबा साहब थे, मनुस्मृति को जलाया,
भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की। जी। मनुस्मृति को जलाते समय उन्होंने कहा होगा, इसमें शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, मुझे मंजूर नहीं है। और भारतीय संविधान बनाते समय उन्होंने उच्चतम मूल्यों को ख्याल करके स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य लाए। तो अभी की जो सरकार है, वो उन लोगों से प्रतिबद्ध है, जो मनुस्मृति के आधार पे जिन्होंने अपनी विचारधारा को विकसित किया, जो प्राचीन काल के प्रचलित मूल्यों, अब वो आप समझ जाइए, उसको वो गोल्डन पीरियड कहते हैं, स्वर्णिम युग। स्वर्णिम युग क्या है? दलितों को शिक्षा मत दो, औरतों को शिक्षा मत दो, और एक जो स्तरीकरण समाज का बनाए रखो। तो स्वर्णिम युग उनका वो है। और अंबेडकर और भगत सिंह का स्वर्णिम युग वहां होगा जहां हम सब बराबरी से रहेंगे। शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक अधिकार, वो सपने की तरफ चलने की जो बात है वो कहीं नहीं है। और देखिए, मूर्ति को माला पहनाने में क्या लगता है? जब तक आप उनके मूल्यों की बात नहीं करेंगे, ये बात चलने वाली नहीं है। अभी एक उदाहरण देख लीजिए, अंबेडकर जयंती हुई, मुझे बहुत दुख हुआ कि अंबेडकर जयंती को एक धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा है, मालाएं दी जा रही हैं। अब बाबा साहब तो किसी भी रिचुअल के साथ नहीं थे, उनकी ज्यादा जो शिक्षा थी, अरे भाई सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो। उसके उलट चला क्या भाई, वो उनके ऊपर गीत गाए जाएं, भजन गाए जाएं, मालाएं चढ़ाई जाए। और उसमें बीजेपी, आरएसएस तो सबसे आगे है। माला चढ़ाने में क्या लगता है? उनके मूल्यों की बात मत करो। आप ओबीसी जनसंख्या गणना की बात मत करो, आप रिजर्वेशन को डाइल्यूट कर दो, पर साथ ही साथ अम्बेडकर पे माला भी चढ़ा दो। यही तो उनका एक खेल है, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के चलते हुए, चैरिटी के चलते हुए इन लोगों से कनेक्ट भी करो, इनको अपनी तरफ जोड़ो भी सही, और साथ ही साथ ऐसी नीतियां लाओ जो अम्बेडकर के सपने के पूरी तौर से विरोध में। जी। तो आप शिक्षक हैं, मार्क्स देने की आपको आदत रही है बच्चों को, तो इस सरकार को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? कभी-कभी 0 मार्क दिया जाता है रतनलाल, कभी-कभी हाँ, दिया जाता है। 0 मार्क दिया जाता है। ठीक ठीक है, शुक्र। ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैं फेल नहीं करता था, पर अभी जी। मौका आया कि अगर मैं यहाँ शिक्षक होता तो मैं उसी दिशा में जाता। 0 मार्क्स देता। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी सर, और आपका शुक्रिया। दोस्तों, प्रोफेसर राम पुनियानी के साथ आप देख रहे हैं मोदी सरकार के 9 साल। ये अमृत काल चल रहा है, और अमृत काल में किसके लिए अमृत और किसका विष, ये आपको सोचना जरूर पड़ेगा। अगर पुरानी कथाओं में जाएं, पौराणिक कथाओं में, तो जब अमृत मंथन हुआ था तो देवताओं को, मतलब वो मिला था अमृत, और राक्षसों यानी कि शूद्रों को मिला था विष। तो एक तरह का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि अमृत किसी और के पक्ष में, किसी और के पास, और विष सोच लीजिए किसके पास। देखते रहिए अम्बेडकरनामा, जल्दी मुलाकात होती है आपसे। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।